नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे बागवानी की कहानी के बारे में। यहाँ आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं और इस दौरान देश ने काफ़ी प्रगति की है। कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई है। एक दौर ऐसा था जब हम खाद्यान्न की किल्लत से जूझ रहे थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद से अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वहीं बागवानी के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सालाना विकास दर इसकी 6.5% के से ज़्यादा है। यही नहीं, जो इसकी ज़मीन है, जिस ज़मीन पर बागवानी की फसलें उगाई जाती है, वो महज 8% है। इसके बावजूद इसकी जो हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद में, वो 30% तक है। कृषि के मामले में अगर बाकी तमाम खाद्यान्नों को साथ में जोड़ लिया जाए तो सिर्फ बागवानी की जो हिस्सेदारी है वो 30% है। यानी कि एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है, एक बहुत बड़ा सफर तय किया है बागवानी के क्षेत्र ने, और आगे भी इसकी संभावनाएं काफ़ी है। और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इसे सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है। तो क्या कुछ इसका सफर रहा है और कितनी इसकी संभावनाएं हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है आज़ादी से अब तक बागवानी। जी हाँ, तो आज़ादी से लेकर अब तक बागवानी की कहानी क्या कुछ है, ये हम जानेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बागवानी का नाम सुनते ही लोगों को बागों और फलों के पेड़ों का ख्याल आता है, लेकिन इसका दायरा कहीं बड़ा है। फलों के अलावा सब्जी, फूल, कंदीय फसल, मशरूम, औषधीय पौधे, काजू, नारियल और मसाले भी बागवानी के अंतर्गत आते हैं। भारत की मिट्टी ही नहीं बल्कि जलवायु भी बागवानी फसलों के लिए एकदम उपयुक्त है। आजादी के तुरंत बाद भारत को खाद्य सुरक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसी चुनौती के गर्भ से 60 के दशक में हरित क्रांति का जन्म हुआ। हरित क्रांति की बदौलत ही देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। खाद्यान्न के बाद 80 के दशक में सरकार का ध्यान खेती को और अधिक लाभकारी बनाने की ओर गया। 1984 में सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की और 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 2014 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन की स्थापना की। वैसे इस पर काम 1949 में ही शुरू हो गया था, जब कृषि सांख्यिकी के लिए बनी तकनीकी कमेटी यानी TCCAS ने फल वृक्षों के आंकड़े जुटाने की कोशिश की। लेकिन छितरे पेड़ होने की वजह से किसी इलाके को बागवानी क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सका। बाद में कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी IASRI ने पायलट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये काम अंजाम दिया। इस तरह 1967-68 तक ये तय हो पाया कि कौन से जिले में कौन से फल सर्वाधिक संख्या में उगाए जाते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1992 से 1997 तक चली, बागवानी फसलों पर अनुसंधान और विकास के लिए बाकायदा जगह मिली। 7वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी उन्नति के लिए बजट 40 गुना बढ़ा दिया गया। इन कदमों के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। फलों और सब्जियों की उपज के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इस तरह बागवानी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण कारक बन गई। कृषि उपज के निर्यात से फिलहाल जितनी भी कमाई हो रही है, उसमें करीब 55% योगदान बागवानी का है। बिल्कुल, तो देश की आर्थिक उन्नति में बागवानी का भी एक अहम भूमिका इसकी रही है और इसकी भूमिका पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको हमारे मेहमानों से मिलवा दें। हमारे साथ डॉक्टर AK सिंह हैं, जो कि प्रबंध निदेशक है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक अहम भूमिका है। बागवानी आज जिस जगह पर पहुँच गई है, जिस पायदान पर है, उसके लिए इसकी भूमिका पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रामाश्रय जी भी हैं, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से वरिष्ठ वैज्ञानिक है। किस तरह के शोध कार्य इस क्षेत्र में हो रहे हैं और क्या कुछ आगे संभावनाएं नजर आ रही है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं। नंद किशोर शुक्ला जी हैं, जो कि राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री हैं
अखिल भारतीय किसान सभा के, और आप तो किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं और बागवानी के किसानों को अब तक क्या कुछ मिल पाया है। हमने बात की किस तरह से कि बागवानी के क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं और प्रगति भी हुई है, लेकिन किसानों को क्या कुछ मिल पाया, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही संदीप दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक दशक से भी ज़्यादा वक्त तो आपने बस इसी क्षेत्र को दिया है, कृषि के क्षेत्र को दिया है। तो बागवानी का क्या इतिहास है और आगे क्या संभावनाएं हैं, इस पर आपसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, मैं चाहूँगी कि आज़ादी के 70 साल हम मना रहे हैं, तो कुछ इतिहास के पन्नों को भी पलटा जाए और बागवानी के बारे में जाना जाए कि किस तरह से बागवानी ने ये सफ़र अब तक तय किया है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि बागवानी का सफ़र एक ऐसा सफ़र रहा है जिसके शुरुआती दौर में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू नहीं की गई थी जी। अगर मैं कह सकूं तो एक तरीके से ये साइलेंट रेवोल्यूशन रहा है कि जैसा आपको वेदित है कि 1967 और 68 या 70 तक कह सकूं तो उस समय तक हमारे पास किस ज़िले में कौन सी हार्टिकल्चर की बागवानी की फसलें हैं, सब्जियों की फसलों, फूलों की या मसालेदार फसलों की, कितना क्षेत्रफल है, उस समय तक हम लोगों को ये भी नहीं पता था। लेकिन 1970 ख़त्म होते होते इसकी सांख्यिकी हमारे पास आ चुकी थी जी। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा योजना बनाने में और ये जानकारी हासिल करने में कि किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो हमारी ताकत है उसको कैसे और बढ़ाई जाए, ताकि उसमें हम अपने, उस समय एक दौर ये भी था कि भाई उस समय हमें गांव में रोजगार पैदा करने थे, पोषण सुरक्षा का भी ध्यान देना था। हालांकि मुख्य ध्यान हमारा खाद्यान्न उत्पादन के लिए था क्योंकि उससे हम लोग बाहर से अन्न को मंगाते थे। तो बागवानी को बहुत बड़ी महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी जगह नहीं मिलती थी। बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उसका न तो कभी शोध हुआ था और ना ही कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं ही बनाई गई थी काफ़ी बजट के साथ। लेकिन फिर भी उसमें साइलेंट रिवोल्यूशन होता गया। तब सरकार ने इस साइलेंट रिवोल्यूशन को समझा, महसूस किया कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए तो इसकी संभावनाएं अपार हो सकती हैं। और सरकार ने बिल्कुल वैसा ही किया कि 80 के दशक तक आते आते उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम इसके लिए कुछ करेंगे और आने वाले बजट में उसके बाद से एक अलग से अतिरिक्त एलोकेशन होने लगा हार्टिकल्चर विभाग को और वो उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुई हार्टिकल्चर के शिक्षा में, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो ट्रेंड या स्किल्ड मैन पावर हम लोग पैदा नहीं कर पाते। जो हमने किया और करके उसका परिणाम करने के बाद उसका परिणाम यही आया कि हमारा उत्पादन बढ़ा, गुणवत्ता में सुधार हुआ, रोजगार के सुअवसर प्राप्त कराए गए। किसानों ने समझा इस चीज़ को कि खाद्यान्न फसलों के अलावा एक और भी ऑप्शन किसानों के साथ है जहाँ पे वो इनकम का साधन बना सकते हैं और संभवतः उन लोगों ने बनाया भी जी। उसके बाद 1984 आते आते हमारे देश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई। बिल्कुल, और उसके बाद नया दौर किस तरह से शुरू हुआ इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। मैं चाहूंगी कि रामाश्रय जी से भी मैं जान लूं कि किस प्रकार से, जैसा कि बताया डॉक्टर ए.के. सिंह ने भी, कि जो 70 का दशक था वहां तक खाद्यान्न पर ही ज्यादा जोर था, बागवानी पर ध्यान कम था। क्या कुछ ऐसी बातें थी बागवानी की कि जो सोच है वो बागवानी की भी तरफ गया और ऐसा लगा कि यहाँ से भी कुछ लाभ मिल सकता है देश को भी और किसानों को भी? जैसा कि सिंह साहब ने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में या परिवेश में इन्होंने बताया कि क्या इतिहास रहा बागवानी का, और जैसे कि आपने बताया कि बागवानी की क्या जरूरत थी, कैसे इसका विकास हुआ। अगर हम 60 के दशक की कहानी देखें, अगर उस पर एक गौर फरमाए तो उस समय वक्त था कि पहले हमें पेट भरने की चिंता थी। आपके बाहर से सारा अनाज आता था और लोग निगाह लगाए बैठे रहते थे कि कब पोर्ट पे जहाज उतरे और लोगों तक गेहूं पहुंचे। उसके बाद जब लोगों का पेट भर गया कहीं न कहीं, तो हमारी नीति निर्धारकों ने सोचा कि जो एक बागवानी का क्षेत्र है इसको अधिक बढ़ावा दिया जाए। और जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। और इसमें अगर खास पड़ाव हम देखते हैं बागवानी के क्षेत्र में, अगर आपका 8वीं और 9वीं और 10वीं
10वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप आया, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने भी बताया यहाँ पे, और आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया। करीबन करीबन 60% आपका जंप हुआ जो आपका एलोकेशन था, जिसमें आपकी योजनागत व्यय का। इसके अलावा जो आपका मील का पत्थर साबित हुआ 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में हार्टिकल्चर या औद्यानिकी के ऊपर जो बजट था तकरीबन 1453 करोड़ था, जो कि बढ़ के 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 करोड़ हो गया। तो ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी वजह से जो हमारे, जैसा सिंह साहब ने कहा, जो औद्यानिकी पे आधारित शिक्षा, उस पर जोर दिया गया, और जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, खासकर हमारा जो शोध और अनुसंधान का ढांचा था, उसको विकसित किया गया। केंद्र के स्तर पर विभिन्न जो है संस्थान खड़े किए गए, खासकर अगर हम सारे क्षेत्रों को देखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके अलावा आप जलवायुगत तरीके से कि अगर हमें सेब उगाना है तो वहाँ पे किस तरीके से अनुसंधान की व्यवस्था है, लीची उगाना है या आम है या उपोष्ण कटिबंधी है, शीतोष्ण कटिबंधी, इस तरीके से मसालों के ऊपर आपके अनुसंधान, यानी कह सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कदम दर कदम इस क्षेत्र ने आगे कदम बढ़ाया है। बिल्कुल जी, यानी कि व्यवस्थित तरीके से कदम दर कदम बागवानी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते गए। नंदकिशोर जी, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसानों के जीवन में इससे क्या परिवर्तन आया, जब इससे पहले खासतौर पर केवल खाद्यान्नों पर जोर था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बागवानी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते गए, किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? किसानों के जीवन में ये परिवर्तन आया कि पहले वो अनाज पैदावार करते थे और उससे जो उनको आमदनी होती थी जी, तो साथ साथ बागवानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले नहीं होता था, ये तो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है जी। लेकिन आज़ादी के बाद, जैसा सर ने बताया, ए के सिंह साहब ने, कि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की जो भयंकर कमी थी और जिसमें PL 480 से बाहर से मंगाना पड़ता था, और उसको पूरा करने के लिए हरित क्रांति, नए बीज और नई टेक्नोलॉजी और सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो उसके साथ साथ किसानों का जो पहले से जो करते आ रहे थे उसमें जोर पर देना उन्होंने शुरू किया कि हम सिर्फ अनाज पर हमारी निर्भरता ना रहे, हम बागवानी पर भी और ज़्यादा हम कोशिश करें, ज़्यादा हम पैदावार करें, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी जी। लेकिन उसकी अपनी समस्याएं थी, जिसके बारे में भी आगे चर्चा होना चाहिए कि वो ऐसा चीज़ है, उसमें बहुत से जो फल हैं या सब्जी हैं जिनको स्टेपल फूड के तरह, चावल गेहूं के तरह स्टोर करके नहीं रख सकते। वो अगर जल्दी इस्तेमाल अगर नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएगा। फिर ये कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हो गई कि उनको बचाया जाए। फिर यहाँ इस शहर से उस शहर ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता, उसमें ऐसी गाड़ियां हो जिसमें जो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी उनकी समस्याएं जो थी वो समस्याएं आज भी है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिर उसमें बीज का सवाल, नए बीज का सवाल, जो हमारे यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र जो खड़ा हुए, उन्होंने बड़ी उसमें मदद की है, जिसको आगे भी और चलाने की और उसको सुरक्षा करने की और ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जगह हमारे जो बीज हैं और हमारे जो बीज प्रगुणन केंद्र हैं वो बंद हो रहे हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके बीज आ रहे हैं। ये सारे चीज हैं हमारे जो किसान पैदा करते हैं फल और सब्जी, और उसके साथ साथ अब बाहर से भी आ रहे हैं, दूसरे देश से भी आ रहे हैं। फिर आजकल वो GM फूड की भी बात हो रही है, GM बैगन ये खड़ा हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं भी आ रही है, जिसको आप अगले सेगमेंट में जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। संदीप जी, यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके शुरुआती सफर को आप किस तरह से देखते हैं बागवानी के? शुरुआती सफर इसका मतलब जो वाटर सेट, जो मैं बोल सकता हूँ कि वर्ड यूज कर सकता हूँ यहाँ, वाटर सेट था इसका कि 2013 को, जैसे बताया 2012-13 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो सबसे बड़ा क्रिटिकल था, कि पहली बार भारत में ऐसा रहा कि फूड गन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सरपास्ड फूड गन प्रोडक्शन, जो कि बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि आज़ादी के बाद हम लोग जैसे बोला गया कि फोकस था व्हीट और राइस की बहुत इम्पोर्ट होता था, तो हम लोग का प्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। एंड इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप का सबसे बड़ा चीज़ इसका पोस्ट हार्वेस्ट जो चीज़ है सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये पेरिसेबल कमोडिटी होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, एंड पर्टिकुलर 12th 5-year प्लान जो था करीब 14,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन था 2005 से लेकर 2012-13 तक का। तो ये और एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच था
कि कहाँ क्या हो सकता है, यूपी में मैंगो हो सकता है। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के वजह से उसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, और ये अभी तो शुरुआत है मुझे लगता है। तो बिल्कुल काफी लंबा सफर आगे तय करना है और काफी पड़ाव हम आगे पार कर भी चुके हैं। किस तरह के पड़ाव हमने पार किए हैं, कौन सी चुनौतियां अभी भी नजर आ रही है और उनका क्या समाधान हो सकता है, इस विषय पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सा तत्व पौधों के लिए लगभग गैर जरूरी है? सोडियम। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं आज़ादी से लेकर अब तक बागवानी के क्षेत्र में किस तरह की प्रगति हुई है और आगे किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं कि प्रगति के किन पड़ावों को बागवानी ने अब तक पार किया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई। किसानों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। नतीजा ये हुआ कि बागवानी फसलों की बुआई और उपज में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। 1991-92 में 1,27,70,000 हेक्टेयर रकबे पर, 2001-02 में 1,51,43,000 हेक्टेयर पर और 2013-14 में 2,41,98,000 हेक्टेयर रकबे पर बागवानी फसलें बोई गई, जिससे 1991-92 में 9,65,62,000 टन, 2001-02 में 14,57,85,000 टन और 2013-14 में 27,73,52,000 टन बागवानी फसलें उपजी। साल 2015-16 में ताजा फल और सब्जियों का निर्यात करीब 24,04,946 टन हुआ, जिससे 8,391 करोड़ 40 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा आई। इस दौरान 33,444 टन फूल भी निर्यात हुए, जिससे 97,296 लाख रुपए भारत आए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन तैयार किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्थान जैसी उप योजनाएं चलाई जाएंगी। तो कई योजनाएं और कई कदम ऐसे उठाए गए जिससे बागवानी के क्षेत्र में हमने तरक्की की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक अहम भूमिका रही है। डॉक्टर ए.के. सिंह, तो हमें ये बताएं कि किस तरह से इसकी स्थापना के पीछे किस तरह की सोच रही और खासतौर पर इन पड़ावों के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मिशन और एकीकृत बागवानी के बारे में जिस तरह से विकास मिशन की स्थापना हुई है, किस तरह से ये प्रगति हुई है और क्या सोच इसके पीछे रही? इसके पीछे सोच बहुत ही साधारण रही है। तब तक ये महसूस हो चुका था, हमारा जो नीति निर्धारक थे उनको भी और देश को भी महसूस हो चुका था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि मिलती है जी। रोजगार सृजन के लिए, उत्पादन के लिए और उत्पाद के विविधीकरण के लिए। उस समय हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि हमारी जो डाइट थी, जो हमारा खाने पीने की शैली थी, उसमें खास तौर से रोटी और चावल की अहम भूमिका होती थी। बिल्कुल। लेकिन तब तक ये समझ में आने लगा था कि नहीं, हमें इसमें विविधीकरण की आवश्यकता है। और तात्कालिक प्रभाव से सरकार ने इस सोच पे ध्यान दिया गंभीरता से और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और उसके आसपास ही कोको नारियल विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई जी। उसके बनते ही इन दोनों बोर्ड्स ने अपने अपने नियम बनाना शुरू कर दिए जी। नियम उसमें ये बनाना था कि उस समय तक उत्पादन इतना जोर पकड़ लिया था कि उसके प्रबंधन के लिए बड़ी आवश्यकता थी कि उसमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चीज का निर्माण किया जाए। क्योंकि आप जानती हैं कि जितने भी बागवानी फसलें हों, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल हो, इनकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। जरूरत इस चीज की थी कि उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए जी। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने एक मिशन के तौर पर
बड़ी अहम भूमिका निभाई है कोल्ड स्टोर्स के निर्माण में पूरे हिंदुस्तान में। और आज हम कह सकते हैं प्रबंध निदेशक होने के नाते देश में करीब 30 मिलियन मीट्रिक टन। लेकिन चर्चा में जिस तरह से नंदकिशोर शुक्ला जी ने बताया है कि समस्या अभी भी इस क्षेत्र में बाकी है, जिसमें अभी और कार्य किए जाने की देखिए समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हम लोग तमाम सुविधाओं का सृजन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, अपने प्रक्रिया स्टाफ के को दौर में है, ट्रेन जी। कर रहे हैं। उसमें एक समस्या उसको मैं नहीं लेता हूं, उसको मैं चुनौती के रूप में लेता हूं। ये बनी रहेंगी, क्योंकि हमारा जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, जी। ये हमारी चुनौती, हमारे लिए चुनौती बनता जाएगा कि उत्पादन बढ़ाना ही बहुत बड़ी सफलता मैं नहीं मानता हूँ। बढ़ा करके संयोज करके रखना और उत्पादन क्षेत्रों से उसको बड़े बड़े मार्केट्स में कंज्यूमर सेंटर तक पहुंचाना, जी। गांव से शहर तक पहुंचाना, गांव से बाजार तक पहुंचाना, ताकि कंज्यूमर्स को सही रेट पे सही समय पर पहुंच जाए। जी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी बागवानी की फसलें हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, इनका उत्पादन एक निश्चित सीमा में होता है, उनका सीजन होता है। जी। बहुत सी फसलें ऐसी हैं सब्जियों की जिनकी फसल 3 या 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो उस समय सारे के सारे उत्पाद का कंजम्पशन तो इकट्ठे होता नहीं है। इनका जो है खपत पूरे साल में होता है, 12 महीने होता है। इनके उत्पादन में 4 महीने भले लगता हो, 3 से महीने 4 महीने, लेकिन खपत 12 महीने में होता है। तो जरूरत है कि उन 4 महीने 8 महीने तक इनको संजो करके रखना है और ऐसे परिरक्षित करके रखना है, समाज संभाल के रखना, सजो करके रखना है कि उसका जो हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान न होने पाए। क्योंकि आपने किसी चीज का उत्पादन कर लिया है, उसमें पानी लगा है, खाद लगा है, मेहनत लगा है, बिजली लगी है, हमारे देश का रिसोर्स लगा है, उस पे ध्यान देना है। इसलिए उसका संरक्षण करना है ताकि अगले 8 महीने में बिना आबाद तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचता रहे। इसलिए आवश्यक था कि कोल्ड स्टोरेजेस का निर्माण किया जाए। जी। और हम गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मात्रा में कोल्ड स्टोरेज पूरी दुनिया के हैं, करीब 30 मिलियन मीट्रिक टन, जी। जिसका करीब करीब 46% कोल्ड स्टोरेज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने अकेले बनाया है। बहुत बड़ी, चलिए इसके बहुत लिए बड़ी तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी सफर और लंबा है, बिल्कुल, हमने जिसे कहा तय कि करना हमारा बाकी है। उत्पादन बढ़ता जा जी, रहा जी, है। जी। मैं अगर 30 साल पहले की बात करता हूँ, 30 साल के पहले 1915-16 के पीछे 30 साल की बात कर रहा हूँ, 1991 में, तो उस 1991 में सारी बागवानी फसलों का उत्पादन करीब 95 मिलियन टन था, 9.5 करोड़ मिलियन टन था। आज हमारा 280 मिलियन टन हो गया है। तो इतना परिवर्तन आया है पिछले 30 सालों में, खास तौर से पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरीके से उत्पादन बढ़ रहा है, आप देखेंगी। मुझे उम्मीद है कि अगले साल या उसके बाद वाले साल बुलाती हैं तो ये 280 मिलियन टन बिल्कुल बागवानी के क्षेत्र में जो उत्पादन है वो लगातार करीब बढ़ता जा 300 मिलियन टन पहुंचेगा। हम आश्वस्त है पूरा। जी, जी। तो अगर ये बढ़ता है तो हमारी समस्या नहीं है, ये हमारे लिए चुनौती है कि उसके रखरखाव के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिस खंड में वो शामिल हो रहा है, चाहे उत्पादक हो, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला हो, चाहे उसका बाजारीकरण में शामिल हो, सबको उसका फायदा मिले और इस सबके फायदे के साथ सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को मिले, आबाद तरीके से बाजार में वो चीजें उपलब्ध हों। इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हमें सरकार से इस समय कृषि मंत्रालय से समय समस्या का जिक्र नंदकिशोर जी ने किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि जब आपने बताया है तो मैं जरूर चाहिए यहाँ पे। अच्छा, कि इस चीज के लिए हमें कृषि मंत्रालय से समय समय पर हमें जो है आगाह दिया जाता है कि नहीं भाई, इसमें देखिए इस ग्रोथ, ये बड़ी प्रगतिशील क्षेत्र है और इसमें इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए जितने भी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इस पे आप बहुत ही ध्यान से, बड़ी गंभीरता से विचार करिए, ताकि कोई फसल नुकसान न होने पाए, इसका मूवमेंट आसानी से होता रहे, ताकि फायदा सबको मिलता रहे। जी। तो नंदकिशोर जी, अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपने इस चुनौती का जिक्र किया था, जिसका विस्तार से जवाब भी दिया है, क्या ये स्थिति संतोषजनक नजर आ रही है आपको? नहीं, उन्होंने डॉक्टर ए.के. सिंह ने जो एक बात जो उन्होंने कहा है उससे हम सहमत हैं कि ये समस्या नहीं, चुनौती है। जी बिल्कुल। लेकिन नाम इसका जो दे ये है, कोई भी सरकार, जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों का समन्वय चाहिए, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका समन्वय चाहिए। ये पेरिसेबल फूड्स है,
ये मतलब जल्दी बर्बाद होने वाली चीज है। मैंने कहा इसको घर में किसान स्टोर करके नहीं रख सकता और उसको तुरंत अगर कीमत नहीं मिलेगा वो बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या करेगा, कर रहा है। हमारे देश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है और वो फिर खेती छोड़ के कहां जाएगा। चुनौतियां हैं, आवश्यकता है और युद्ध स्तर पर, वार लेवल पर इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है, किसान को बचाने के लिए, बागवानी को बचाने के लिए और जो आम लोगों को खाने के लिए जो जरूरत है, सिर्फ चावल गेहूं खा करके जिंदा नहीं रह सकते। अगर कुछ दिन रह भी जाए तो वो पूरा पोषण उनको मिलेगा नहीं। बिल्कुल, पोषण की आपने बात की तो रामाश्री जी आप बताएं कि किस तरह से कुपोषण के खिलाफ जो हमारी जंग है जो अब भी चल रही है उसमें बागवानी की जो भूमिका है वो किस प्रकार की है? शुक्ला जी ने बहुत ही सही कहा कि गेहूं चावल से हम पेट भर सकते हैं, आप संपूर्ण पोषण नहीं प्राप्त करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरफ हमारी सरकारों ने काफी काम किया, लेकिन बहुत कुछ अभी भी करना है। फल सब्जियों की उपलब्धता काफी बढ़ी, लेकिन अगर हम एक आंकड़ा देखें कि अगर फल की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जो जरूरत होती, जिसे संतुलित आहार के रूप में कहते हैं, करीब करीब 230 ग्राम के आसपास फल चाहिए होता केले, लेकिन हम अभी भी 200 या 200 से कम ग्राम जो है प्रति व्यक्ति फल दे पा रहे हैं, इतना उत्पादन होते हुए भी। इसमें कहीं न कहीं हमारा जो उत्पादन है उसमें आशातीत वृद्धि होती हुई भी अभी इसका वितरण ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। अच्छा। ये भी कहीं न कहीं जो कुपोषण की समस्या है उसमें कहीं न कहीं एक आड़े हाथ आ रहा है। अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लॉजिस्टिक की सर ने बात कही एमडी साहब ने यहाँ पे, कि अगर हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें नेटवर्क में काफ़ी अच्छा एक सुदृढ़ीकरण हो, उसको अच्छी तरीके से लगाया जाए तो लोगों तक सही चीज़ें पहुँचें और कुपोषण की जो समस्या है उसमें कहीं न कहीं कमी आए। जहाँ तक हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज, शीत गृहों की बात है, निश्चित तौर पर हम बहुत ही में भाग्यशाली हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का वितरण जो है, जो कहेंगी आप, जैसे हम सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में होते हैं, इसके बाद पंजाब का स्थान आता है, इसके बाद अगर हम देखें दूसरे जो राज्यों में कोल्ड स्टोरेज काफी कम है। इस पर काफी काम कर रही है हमारी सरकार, खासकर हमारा बोर्ड डॉक्टर साहब के कर कमलों के द्वारा। लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज है वो खासकर जो उनकी संरचना की गई है वो आलू को भंडारण करने के लिए की गई है, लेकिन जो दूसरी जो फल सब्जियां होती हैं उसके लिए मुफीद नहीं होता है उसका जो उसमें आपका कंपोजिट कोल्ड स्टोरेज जिस तरीके से आ रहे हैं। और साधुवाद देना चाहूंगा मैं आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इस तरीके के कोल्ड स्टोरेज कहीं कहीं लगा के दिखाए हैं। और ये जो है एक कहेंगे 1 2 से 4 4 से 6 8 से 10 ऐसा बढ़ेगा जिस दिन इसका ये आपका बढ़ावा हर हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य पे हो जाएगा। तो ये जो हमारा फल सब्जी बर्बाद हो रहा है, तकरीबन काफी आंकड़ा बड़ा है, 20 से 30% के आसपास में, अगर हम उसको बचा पाएंगे तो कुपोषण की जो समस्या है उसको हम उसको एक कुशनिंग दे पाएंगे बिना कुछ हम जैसे आपके अहम संसाधन बिल्कुल। तो जब हम उत्पादन के आंकड़े को देखते हैं बागवानी के तो वो जरूर उत्साहवर्धक है, लेकिन फिर इसके साथ ही ये समस्याएं भी सामने खड़ी हो जाती है कि उनको बचाएं कैसे या उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा किस तरह से ले। संदीप जी, आप इस चुनौती को किस प्रकार से देख रहे हैं? कोल्ड स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह की डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया अभी कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने अपनी तरफ से कितना निर्माण किया है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ही तो भूमिका नहीं है, बाकी और भी भूमिका निभानी होगी। किस तरह के प्रयास चल रहे हैं उसे आप किस तरह देखते हैं? बागवानी बोर्ड के अलावा की जो प्रोसेसिंग सेक्टर उसको बूस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि खाली फल सब्जी को स्टोर कर देना, जैसे आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टोरेज यहाँ जो हुआ है वो आलू में हुआ है, और उसका सीधा नतीजा आप देखोगे आलू का दाम अक्रॉस द ईयर जनरली स्टेबल रहता है, क्योंकि कपल ऑफ स्टेट्स बनाते हैं, बंगाल यूपी बनाते हैं तो स्टेबल रहता है। बट प्रोसेसिंग करने से फार्मर्स इनकम जो सरकार चाह रही है कि डबल करने के लिए 2022 तक इसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। टमाटो को जब अजीब लगता है कि झारखंड और बिहार एंड बहुत सारे राज्यों में टमाटो का प्राइस इतना गिर जाता है, 1 रुपया बताए रास्ते में फेंक देते हैं, उसको अगर प्रोसेसिंग किया जाए, और इससे बड़ा सबसे बड़ा चीज हुआ है, काफी सारा प्रोसेसिंग यूनिट भी आया है। आज की डेट में आपसे जब पहले बता रहा था कि पहले जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है हैज बीन ह्यूज। आप सोच ही नहीं सकते हो कि मिडिल ईस्ट और यूरोप में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडिया इज एक्सपोर्टिंग। तो कितना चेंज आया है, लेकिन हमको प्रोसेसिंग को और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, तो फूड प्रोसेसिंग की बात की है और ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। लक्ष्य जो है सरकार का कि 5 सालों में किसानों की आय को दुगनी की जाए, उसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें एक जो पड़ाव है, एक जो स्तर है वो ये भी हो कि फूड प्रोसेसिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसमें भी किस तरह की संभावनाएं हैं निर्यात के क्षेत्र में? अगर बागवानी के जो उत्पाद है उसके मामले में हम कहें तो वहां पर हम कितने आगे तक बढ़ चुके हैं और आगे क्या संभावनाएं नजर आती है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हम चर्चा कर रहे हैं बागवानी के क्षेत्र में आज़ादी के बाद से अब तक किस तरह की प्रगति हुई और आगे किस तरह की संभावनाएं नजर आती है। आपको बताएं कि लाल किले की प्राचीर से देश की स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें खास तौर पर गांव, गरीब और किसानों का जिक्र शामिल था। और कई ऐसी बातों का जिक्र किया, किसान जिन समस्याओं से जूझते हैं उसके निदान के तौर पर क्या कुछ सरकार कर रही है, उनके प्रयासों का जिक्र किया, जिसमें सबसे प्रमुख जिक्र जो था वो सिंचाई को लेकर था। क्योंकि हम जानते हैं कि देश के किसान आज भी जो वर्षा का जल है उस पर वो आश्रित है और ऐसे में सिंचाई एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर पर अगर बागवानी के किसानों की बात करें तो उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस क्षेत्र में सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है, इस पर उन्होंने क्या कुछ लाल किले की प्राचीर से कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। ये ताकत मेरे देश के किसान में है और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है, जल सिंचन पर बल दिया है, जल संरक्षण पर बल दिया है। एक एक बूंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए, पानी का महत्व कैसे बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, इसको हम बल दे रहे हैं। हमने सोलार पंप की ओर बड़ा काम उठाया है, बड़ी मात्रा में उठाया है। उसके कारण किसान का इनपुट कॉस्ट कम होने वाला है, रिकरिंग एक्सपेंस कम होने वाला है और सोलार पंप घर में होने के कारण बिजली भी अपनी, सूरज भी अपना, खेत भी अपना, खलिहान भी अपना, मेरा किसान खुशहाल भी होगा। अब तक 77,000 सोलर पंप बांटने में हमने सफलता पाई है। जी हाँ, तो जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है वो सिर्फ सिंचाई के क्षेत्र में ही नहीं कर रही है बल्कि कई स्तरों पर कर रही है। और किस तरह की सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं जो किसानों को सहयोग देने के लिए है ताकि उनकी आय को दुगना किया जा सके, ताकि उनको समृद्ध किया जा सके, इस पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे देश की ज्यादातर खेती आज भी बारिश के पानी पर निर्भर है। पर्याप्त पानी न मिलने के कारण बागवानी फसलों की उपज भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा देश में कोल्ड स्टोरेज यानी शीत गृहों की भी कमी है। मंडियों और माल लाने ले जाने की व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी समस्या फसल की कटाई के बाद होने वाला नुकसान है। दूसरी ओर किसानों को प्रसंस्करण की पूरी जानकारी नहीं है, इससे भी उनका नुकसान हो जाता है। केंद्र सरकार ने भी इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए खजाने खोल दिए हैं और वो बागवानी के लिए कुल बजट का 85% हिस्सा वहन कर रही है। बाकी 15% की जिम्मेदारी राज्यों पर है। तो किस तरह से सरकारी प्रयास चल रहे हैं इसका देखा अपने ये रिपोर्ट में और आगे चर्चा को हम ले जाते हैं। और डॉक्टर ए.के. सिंह, मैं आपके पास आना चाहूँगी और किसानों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो बागवानी के हैं, उन्हें किस तरह से और लाभ मिल सकता है? क्योंकि हम जब भी बागवानी की बात करते हैं तो अधिकतर फल, सब्जी, इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन नारियल है, मसाले हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बागवानी के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की आप अध्यक्षता भी करते हैं, तो ऐसे में हमें बताएं कि किस तरह से किसानों के पास और क्या कुछ उपाय है ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सकें।
देखिए, इसके लिए केंद्रीय सरकार कम से कम केंद्रीय सरकार तो बड़ी गंभीरता से कटिबद्ध है, हम देख रहे हैं जी। और हमें उसके लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है समय समय पर। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बागवानी से संबंधित जितनी भी फसलें हैं उसमें रोजगार का सृजन जो खाद्यान्न फसलें हैं उससे 3 गुना अधिक होती हैं। अच्छा। 3 गुना अधिक होने से हमारे सामने एक चुनौती ये हो गई है कि उनका सदुपयोग कैसे किया जाए, कैसे उन लोगों को बागवानी के उत्पादन में, प्रसंस्करण में, बाजारीकरण में कैसे उनको शामिल करके उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने से हम पोषण की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। कारण है जब तक हमारी क्रय शक्ति नहीं होगी, जब तक हमारा किसान गांव में जो है, हिंदुस्तान में जितने भी मजदूरी करने वाले हैं उसका करीब करीब 55% मजदूर खेती में लगे हुए हैं। हमने बताया कि खाद्यान्न फसलों की तुलना में 3 गुना मजदूर लगते हैं बागवानी की फसलों में, मसालेदार फसलों में, फूलों की खेती करने में, नारियल की खेती करने में। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। बड़ी गंभीरता से इस पे एक्शन लेना होगा, जिसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास ये किए जा रहे हैं कि हम लोग किसानों के यहाँ जा करके अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, नवोन्मेषी योजनाएं किसानों के लिए कौन कौन सी उपलब्ध हैं, कौन कौन से जो कहा जाता है अनचार्टर्ड एरियाज हैं, कैसे आप मसाले की खेती कर सकते हैं, कैसे आप स्पेशलिटी क्राफ्ट की खेती कर सकते हैं, गैर परंपरागत फसलों की खेती कर सकते हैं जिसकी की मांग स्थानीय बाजारों में बढ़ रही है और बड़े बड़े शहरों में बढ़ ही रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 2050 आते आते करीब करीब हमारी 60 से 75% आबादी शहरों में रहेगी। उनके लिए ये बहुत बड़ा बाजार होगा। तब तक हमारे यहाँ जो शिक्षा की गति चल रही, शिक्षा एजुकेशन बढ़ने की गति बढ़ रही है, तब तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मैक्सिमम आबादी शिक्षित हो जाएगी। लोगों के पास ये सूचना पहुँच चुकी है कि हमें खाने में संतुलित आहार चाहिए और फलों का, सब्जियों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। एक उदाहरण मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा कि खेती सिर्फ किसानों के लिए नहीं रह गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में करीब करीब 38,000 प्रोजेक्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में। और उसमें हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IIMs के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास अभी कुछ महीने पहले एक स्टेक होल्डर आया है जो कि वार्टन से MBA करके आया है और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम में ही शामिल होकर के अपना योगदान देना चाहता है। हम यहाँ पे इस चीज़ को ये कहना चाहते हैं कि खेती का व्यावसायीकरण हो चुका है। बिल्कुल। सरकार बड़ी गंभीरता से, बड़ी तेज गति से इस क्षेत्र को, जो कि बड़ा गतिशील ऑलरेडी है, इसको पुश कर रही है ताकि इसमें प्रतिस्पर्धा जागरूक हो। अपने ही लिए ही नहीं उत्पादन करें, हम क्वालिटी का उत्पादन करें अपनी जनता के लिए भी और निर्यात के लिए भी, ताकि हमें जो है विदेशी मुद्रा आए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कर्नाटक राज्य के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो भी बजट देती है उससे हमारी तमाम स्कीम चलती हैं। उत्पादन भी होता है, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाजारीकरण भी हो रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत जितनी योजनाएं कर्नाटक में चल रही हैं, उन्होंने जितना एक्सपोर्ट किया है उसकी कीमत, उसकी वैल्यू हिंदुस्तान में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के टोटल बजट से ज्यादा है। जी। मैं सिर्फ एक राज्य का उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं सबका लूंगा, सारे राज्यों का उदाहरण देता हूं, तो हमारा जो बजट है उससे कई गुना हम जो है फॉरेन एक्सचेंज देश के लिए वापस ला रहे हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह के आपने बताया भी कि जो युवा है उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक सकारात्मक चीज़ है जो इसके साथ नज़र आती है। लेकिन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की जब हम बात कर रहे हैं रामाश्रय जी, तो निर्यात मांग की भी बात की, क्रय शक्ति का जिक्र किया कि क्रय शक्ति जो है हमारी उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और लेकिन इसके साथ ही उपाय ये भी है कि निर्यात हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सीधे तौर पर फल सब्जियों का निर्यात तो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रोसेस्ड जो फूड है, जो उत्पाद है प्रसंस्करण किया हुआ, उनकी मांग ज्यादा होती है। तो इस और क्या कुछ हो सकता है, हो रहा है, आपको क्या लगता है?
देखिए, आपने जो यहाँ पे सवाल किया कि प्रसंस्कृत वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती, मैं इससे ज़्यादा आपसे सहमत नहीं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारे देश में अभी भी जो आपका ताज़ा फल सब्जी है उसकी तरफ लोगों का रुझान बहुत अधिक है, और जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं वो उनका स्थान बहुत ही नगण्य है। और या कहूँ कि निर्यात मांग के मामले में, निर्यात में अगर हम प्रसंस्कृत चीज़ों में निर्यात की बात करेंगे तो हमारा आम का जो यहाँ पे पल्प होता है, उसका जो गूदा होता है, उसका बहुत बड़ा स्थान है। इसके साथ साथ और भी प्रसंस्कृत पदार्थ ऐसे अहम नहीं है जिनकी यहाँ पे गणना करवा सके। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हमारा जो फ्रेश प्रोड्यूस है, जो आपका ताज़ा फल और सब्जी है, उसमें कुछ बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है, जैसे कि हमारा अंगूर है, अनार है, और सेव का आपका जो कहेंगे जो प्राइस है हमारे देश में, जो कीमत है एक स्टेबलाइज हुई है, बहुत एक स्थिरीकरण हुआ है। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी का ही आप कह सकते हैं कि पूरे जो है साल में सेव की कीमत करीब करीब स्थिर रहती है, और उपभोक्ताओं का अच्छी जो है कीमत। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत ही उन्नत तरह की यहाँ पे मिसाल यहाँ पे हैं, और काफ़ी खामियों के बावजूद भी कुछ वस्तु विशेषगत जो यहाँ पे उन्नति हुई है वो निश्चित तौर पर उल्लेखनीय है। इसके अलावा आप कह रही हैं कि आपकी जो प्राइस की है, इसकी किसानों की कीमत मिले, उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है, और एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सरकार ने अभी निर्धारित किया है, और डॉक्टर साहब की भूमिका उसमें काफ़ी अहम रही, उसकी जो एक अवधारणा बनाने में और उसको कार्यान्वित करने में, तो उससे भी कहीं न कहीं मदद मिल रही है। जैसे कि ये क्या है और इससे किस तरह से मदद इस तरीके से है कि अगर आपका एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, उसका एक कार्पस बनाया सरकार ने कि इसमें इतना पूंजी हम इकट्ठा कर दें, और जो कि बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटीज हैं, जैसे कि प्याज है और आपका आलू है या आपके टमाटर है, इनका कहीं न कहीं हम एक बफर कैपेसिटी क्रिएट करें भंडारित करके, जिससे कि इसमें जो बहुत जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आता है उस पर कहीं न कहीं हम जो है लगाम लगा सकें। तो इस तरीके से कुछ योजनाएं चल रही हैं, और इसके परिणाम आ भी रहे हैं। यूँ कहें कि जो पहले आपको ये दुखद समाचार मिलते थे, बहुत ही फ्रिक्वेंट होते थे कि आज आलू, प्याज और टमाटर की, उनमें कहीं न कहीं कमी आई है, और निश्चित तौर पे आगे समय आने पर जो जिस तरीके से हमारा ढांचागत सुधार का प्रयास चल रहा है, तो इसमें निश्चित तौर पर तो जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर ए.के. सिंह साहब की इसमें अहम भूमिका रही है, तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी इस अवधारणा के पीछे आपकी सोच है। मूल्य स्थिरीकरण का जो फंड है, उसमें भूमिका हमारी सिर्फ यही है कि मैं उसका एक सदस्य हूँ, बस जी 9 सदस्यों में से मैं एक सदस्य हूँ। उसमें पहले जो है 500 करोड़ का एक कार्पस फंड दिया जाता था मूल्य स्थिरीकरण करने के लिए। ठीक है। अब जो बढ़ा करके इस साल के बजट में नई सरकार ने इसको 900 करोड़ कर दिया है। मुख्य इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है इस फंड का कि जैसे किसी भी कमोडिटीज़ का, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, या दाल हो, या किसी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की कीमतें जब बढ़ने लगती हैं, तो इस फंड का प्रयोग करके अगर देश में अगर वो चीज़ उपलब्ध है तो उसको मुहैया करवाने के लिए सरकार अपनी ताकत लगाती है, अपने सिस्टम का प्रयोग करती है। अगर देश में नहीं है किसी वजह से, या लगता है कि उसका उत्पादन कम हो गया, या चाहे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, या जो भी वजह हो, तो संभवतः ऐसी चीज़ें होती रही हैं। तो उस केस में उस कमोडिटी का हम लोग आयात भी करते हैं। जैसे दाल के केस में हम लोगों ने कुछ देशों से दाल का आयात किया है, और मूल्य स्थिरीकरण के लिए जो फंड है उसका कुछ पैसा उसमें डाल करके दाल को बाजार में लाया गया, ताकि कीमतें बढ़नी ना पाएं। और जो बीच में कुछ लोग ऐसे बिचौलिए वाले लोग होते हैं जिनकी भी कुछ भूमिका आंकी गई है कि है दाम को बढ़ाने में, उनको एक चोट पहुंचे। सरकार चाहती है कि उसका फायदा किसानों को मिले, कंज्यूमर्स को मिले। इसीलिए इस फंड का जो है हमारे ख्याल से की स्थापना की गई थी, और इससे किसानों को फायदा हो रहा है। जो किसान, जब जैसे अब दाल की बात हो रही थी, तो जो दूर दराज से किसान थोड़ा बहुत, जैसे हम भी उत्पादक अगर हैं तो हम माल को थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं कि जैसे कीमत बढ़ेगी तब हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका लाभ किस प्रकार से मिल रहा है, आइए उस पर राय क्या है नंदकिशोर शुक्ला जी का मैं जानना चाहूंगी, और साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि इसका लाभ किस तरह से किसानों को मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की ही हम बात कर ले, बागवानी के किसानों को कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बागवानी के किसानों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, ताकि जो जोखिम है किसानों का उसे कम किया जा सके। इन योजनाओं का किसानों को किस तरह से लाभ मिल पा रहा है? लाभ कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत लाभ की जरूरत है।
अच्छा। सर AK सिंह ने जो कहा, हमारा 125 करोड़ का देश है, इसमें अभी भी आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। अगर क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, बाजार में खरीदार नहीं बढ़ेंगे, तो जो पैदावार होता है वो पैदावार खरीदने वाले नहीं होंगे। तब हमें ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा विदेशों में निर्यात के ऊपर। वो एक समस्या है, वो तो पूरे नीति का सवाल है। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन बना, उन्होंने बहुत से सुझाव दिए। पैदावार से कम 1.5 गुना जो खर्च है उससे कीमत मिलनी चाहिए। सिंचाई के लिए भी कुछ उन्होंने सुझाव दिए थे। और जितने भी फसल है सभी को लाना चाहिए फसल बीमा योजना में, और उसमें जो सीमांत किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनका जो प्रीमियम हो वो सरकार वहन करे। और इस किस्म से होना चाहिए कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा धनी है, वो ज़्यादा वहन करें, और जो गरीब है, किसी का ज़मीन लेकर खेती करता है, वो कुछ जिम्मेवारी सरकार ले। लेकिन अभी उसमें करने की ज़रूरत है। मैं 2-3 समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं जो सर AK सिंह साहब के सामने रखना चाहता हूं जब वो डिपार्टमेंट में बैठेंगे। एक तो ये है कि जो हमारे यहाँ जो कुछ ही फसल होता है, ये जो FTA हो रहा है, फॉरेन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विभिन्न देशों के साथ, उसका असर हो रहा है कि दूसरे देश से जो माल है वो हमारे यहाँ डंप होता है। जैसे श्रीलंका से हुआ तो उधर से कोकोनट आना शुरू हुआ, किसी देश से हुआ तो पामोलिन आना शुरू हुआ, तो उसे हमारे यहाँ का जो पैदावार है, चाहे कोकोनट का हो या तेलहन का हो या दूसरी चीज हो, वो प्रभावित होता है। इसी तरह से हमारा जो वो अभी विषय नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इशारा करना चाहते हैं कि जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें यूरोप से सिलसिला चल रहा है, अगर वहां से आना शुरू हुआ तो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स प्रभावित होगा। तो इन चीजों को सुरक्षा देने की जरूरत है। दूसरी बात कि जो पैदावार होता है, जो ये संदीप दास जी ने जो कहा कि अगर खाद्य प्रसंस्करण, इस पर अगर जोर दिया जाए विभिन्न इलाकों में, उसमें सरकारी पूंजी भी लगे, उसमें जो किसानों का कोऑपरेटिव है उसको प्रोत्साहित किया जाए, और जो छोटे छोटे उद्योगपति हों लोकल, उनको उत्साहित किया जाए, तो बहुत से ऐसे हमारे जो हॉर्टिकल्चर के, सब्जी के, उनका वहीं पर प्रसंस्करण होगा। तो यही नहीं कि किसान को एश्योर्ड कीमत मिलेगा, बल्कि जो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो शहर की ओर भाग रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। इसका जाल बिछाया जा सकता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, लेकिन ये पहल सरकार को लेनी पड़ेगी। ये सरकार संदीप जी, की भी यहाँ कुछ पर आपकी जिम्मेवारी राय है। में जाना चाहूंगी, क्योंकि इस विषय को आप बहुत ही नजदीक से देखते आ रहे हैं। आप किस तरह के सुझाव, जिस तरह की चुनौतियां सामने आ रही है जिसका जिक्र हम इस चर्चा में कर रहे हैं? देखिए, एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी है। एक चैलेंज ये था कि जो मिशन मोड में चल रहा था 7-8-9-10 साल से, उसमें कुछ सब्सिडी कंपोनेंट भी था, लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम भी था। अब वो सपोर्ट सिस्टम जब विड्रॉ होता है तो उसको भरपाई कौन करेगा? और सेकंड अपॉर्चुनिटी जो मिला है, क्रॉप इंश्योरेंस जो अभी अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री, उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी इंक्लूड किया गया है। सब क्योंकि ये जो जितना सारे क्रॉप्स है बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। एंड मैं समझता हूँ कि जब तक आपको जितना थ्रस्ट हॉर्टिकल्चर को दिया जाएगा, उतना ही इनकम ऑफ द फार्मर्स विल ग्रो। क्योंकि इसका सबसे बड़ा, देखिए, यहाँ सबसे बड़ा स्मॉल फार्मर्स है यहाँ, और लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ता है। इसीलिए बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसके जो उत्पादन फ्यूचर इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इसका कोई दोहराया नहीं है। उसमें गवर्नमेंट भी शामिल करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी इन्वॉल्व बेसिकली इन प्रोसेसिंग। अच्छा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट वगैरह में शायद गवर्नमेंट प्राइवेट से आएगा नहीं, प्रोसेसिंग में करना पड़ेगा। क्योंकि जो आलू इज ए प्राइवेट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट था बट मोस्टली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बेसिकली। यानी आलू का जो जिक्र है, बंगाल और यूपी में जो हुआ है, दो ही जगह बता सकता हूँ। तो ये हॉर्टिकल्चर इज अ विन विन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, मैं बोलता हूँ हॉर्टिकल्चर। एंड हम अपने आप को भी वी मीट द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। मैं समझ आया अगले 2 डिकेड्स में की स्थिति आपने बता दी है बागवानी को। इसका मतलब है कि संभावनाएं अपार इसमें हैं, और जिस तरह से सरकार का साथ भी मिल रहा है बागवानी के किसानों को, उससे और भी सहारा किसानों को मिलता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से वक्त की कमी है, इसीलिए अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है। डॉक्टर AK सिंह साहब, राम मास्टर जी, नंदकिशोर शुक्ला जी और संदीप जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो जानकारियां निकल कर आ रही है, उससे जो बागवानी के किसान हैं वो जरूर उत्साहित हुए होंगे कि बागवानी के क्षेत्र में अभी अपार संभावनाएं बाकी है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।